स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इंटरनल एनर्जी को। हम जानते हैं कि मैटर जो है ये मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। मैटर चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, गैसेस फॉर्म में हो, ये मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, मॉलिक्यूल्स। और अगर हम मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन देखें तो ये एक या एक से ज़्यादा एटम्स पे से मिलकर बनती हैं, यानी कि एक या एक से ज़्यादा एटम पर मॉलिक्यूल जो है बेस करते हैं। वन और मोर एटम, वन और मोर देन वन, मोर एटम्स, ठीक है। तो अच्छा, अब हम जो है वो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की, यानी कि एक पूरे ऑब्जेक्ट की, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या फिर गैसेस फॉर्म में है, अगर बात करें तो हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन भी पाई जाती है। ठीक है, अट्रैक्शन भी पाई जाती है, यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है मिलकर एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्शन भी होती है। और फिर हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स की मोशन भी होती है। मोशन जो है उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हमें जो है वो नज़र आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स हैं ये हम देखेंगे। तो बहरहाल मोशन भी होती है। अब अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो फिर इसका मतलब यह है कि अट्रैक्शन की वजह से जो है वो कोई एक एनर्जी होगी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के पास, तो उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पीई। ठीक है। और फिर अगर हम मोशन की बात करें तो मोशन की वजह से भी एनर्जी होगी जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो अब हमने कहा था कि मोशन की बहुत मतलब मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं, तो मोशन की टाइप्स को ही अगर हम पहले डिस्कस करें तो इसका मतलब ये है कि फिर काइनेटिक एनर्जी की मुख्तलिफ टाइप्स जो हैं वो हो सकती हैं। तो अच्छा, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अब अगर एक मॉलिक्यूल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन चेंज करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम रिप्रेजेंट करें, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये अगर यहाँ से जो है वो यहाँ पे अपनी पोजीशन चेंज करता है, या चलें यहाँ पे जो है वो आ जाता है, तो फिर हम इस दौरान में देखते हैं कि इसने अगर अपनी पोजीशन चेंज की है, एक लाइन के अलोंग इसने मोशन की है, तो इस किस्म की मोशन को हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल मोशन। ये दोबारा से लिख लेते हैं ताकि एन जो है वो क्लियर रहे हमें यहाँ पे। ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। तो एक तो ये मोशन हो सकती है, और दूसरी जो तो इस वजह से, इस मोशन की वजह से जो फिर एनर्जी होगी, यानी कि इस फॉर्म में जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। ट्रांसलेशनल के ई। अच्छा, और अगर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे हम डाइटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है जी, यानी कि मॉलिक्यूल हमारे पास जो है वो दो एटम से मिलकर बना है। तो स्टूडेंट्स, फिर इन दोनों एटम्स के दरमियान में बॉन्डिंग होगी, और फिर जो है वो देखा जाता है कि ये बॉन्डिंग जो है ये एक स्प्रिंग की तरह से बिहेव करती है। ठीक है, एक इलास्टिक स्प्रिंग की तरह से बिहेव करती है। अब उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि फिर मॉलिक्यूल जो है अपनी मेन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट कर सकता है। ठीक है, ये वाला भी वाइब्रेट करेगा और इस तरह से ये वाला भी वाइब्रेट करेगा। तो इस किस्म की मोशन मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल मोशन कहलाती है। ठीक है, यानी कि दोनों की ओवरऑल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन को एडअप करें तो मॉलिक्यूल की टोटल, दोनों एटम्स की वाइब्रेशन को एडअप करें तो मॉलिक्यूल की टोटल वाइब्रेशनल मोशन हमें मिल जाएगी। तो वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल, तो वाइब्रेशनल मोशन के केस में फिर जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल के पास, वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है जी। और एक और तरह की मोशन जो है वो मॉलिक्यूल में देखने में आती है, और वो कौन सी मोशन है, वो रोटेशनल मोशन है। ठीक है, इसी तरह से हम एक डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है अपने ही बॉन्ड बॉन्ड के एक्सेस के अलोंग जो है वो रोटेट कर सकता है, यानी कि ये इस तरह से भी रोटेट कर सकता है, या फिर ये जो है वो इस फॉर्म में भी रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो इस केस में जो है वो अपने ही एक्सेस के अलोंग जो मोशन है ये रोटेशनल मोशन है। रोटेशनल, रोटेशनल मोशन। तो इस केस में फिर जो इस मोशन में जो एनर्जी होगी वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी की तीन टाइप्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकती हैं। सॉलिड में सिर्फ वाइब्रेशनल होती है, जबकि लिक्विड्स में हमें ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल भी मिलती है, रोटेशनल भी किसी हद तक, और गैसेस में, तीनों फॉर्म में हमें जो है वो एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है, ट्रांसलेशनल भी, वाइब्रेशनल भी और रोटेशनल भी। ऑल काइंड ऑफ काइनेटिक, ऑल काइंड ऑफ के ई, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस पीई।
तो ये यानी कि ये सम जो है ये एक्चुअली ये कहलाता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी यानी कि सिस्टम के पास किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जीज का सम अप होता है उसको एज अ होल यानी कि सिस्टम की जो एनर्जी होती है उसको हम इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कहते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी जो है वो किन किन ऑब्जेक्ट्स के किन किन जो क्वांटिटीज़ के चेंज होने से जो है वो चेंज इंटरनल एनर्जी में चेंज आ सकता है। अच्छा, इंटरनल एनर्जी को हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को चेंज इन इंटरनल एनर्जी को फिर हम जो है वो डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी ये डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब देखते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक तो देखें कि अगर हम सिस्टम को हीट जो है वो दें, हीट जो है वो अगर हम सिस्टम को दें या सिस्टम से हीट जो है वो निकालें तो फिर क्या होता है, उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है। ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज होता है और हम जानते हैं कि टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड है एवरेज काइनेटिक एनर्जी से। और फिर इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो उसमें उसकी हीट एनर्जी पे डिपेंड करती है। यानी कि अगर सिस्टम को हीट दें या उससे हीट निकालें तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। ठीक है। टेम्परेचर में चेंज की वजह से अगर हीट देंगे तो इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा और अगर हीट निकालेंगे तो इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी। तो अच्छा, तो एक तो ये फैक्टर हो गया। और दूसरा हम देखते हैं सिस्टम पे अगर हम मैकेनिकल वर्क करें, हम सिस्टम पे मैकेनिकल वर्क की बात कर रहे हैं। सिस्टम पे अगर हम मैकेनिकल वर्क करें किस फॉर्म में करेंगे, हम सिस्टम को सपोज कि हमारे पास एक गैस है उसको कंप्रेस करें, या हमारे पास कोई भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसको आप ज़ोर से हिट करें, ज़रब लगाएं, तो फिर उसमें हम देखते हैं कि उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि वर्क डन जो हम कैलकुलेट करते हैं वो पी डेल्टा वी से कैलकुलेट करते हैं। ये तो प्रेशर हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखा है, सिर्फ वॉल्यूम में चेंज जो है वो रिप्रेजेंट किया है, लेकिन हम प्रेशर में भी चेंज जो है वो भी हमें वर्क जो है वो दे सकता है। लेकिन उस दौरान में वॉल्यूम में चेंज आना लाजमी है। ठीक है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो वर्क डन नहीं होगा। एनी हाउ हम देखते हैं कि वर्क डन जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड है इंटरनल हीट एनर्जी से। यानी कि हम सिस्टम को अगर हीट एनर्जी दें तो वो वर्क डन खुद करता है, और सिस्टम पे वर्क डन करें तो सिस्टम में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो फिर इस तरह से वर्क जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड है हीट क्यू से, जैसे कि हम वर्क और हीट के टॉपिक में डिस्कस करते हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि हीट जो कि टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो फिर इस तरह से टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम पे अगर वर्क डन होगा या सिस्टम अगर वर्क डन करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। ठीक है। तो इस तरह से इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है वो वर्क पे भी डिपेंडेंट है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, मज़ीद बात करते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हम वर्क डन करें या फिर हम हीट दें, अल्टीमेटली वो सिस्टम में इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि सिस्टम में जब चेंज यूनिफॉर्म हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि जब सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो उस केस में हम हीट एनर्जी को, जो हीट एनर्जी हमने दी है या जो वर्क डन किया है सिस्टम ने या सिस्टम पे जो वर्क डन हुआ है, उसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारे का सारा जो है वर्क हो या हीट एनर्जी हो, वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका होता है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। तो इंटरनल एनर्जी को अगर हम ग्राफिकली कैलकुलेट करना चाहें, और हम ग्राफिकली जो है वो ये करते हैं कि दो पॉइंट्स जो हैं लेते हैं जिनमें हमारे पास दो स्टेट्स हैं सिस्टम की। ठीक है। हमारे पास सपोज के कोई गैस है जिसकी दो स्टेट्स हैं। एक इनिशियल स्टेट जो है उस स्टेट पे प्रेशर जो है वो पी ए है और वॉल्यूम जो है वो वी ए है। और उस स्टेट पे यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पॉइंट है हमारे पास जो कि इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। और इस स्टेट पे जो टेम्परेचर है वो टी ए है। ठीक है। और फिर हम अगर जो है वो एक और स्टेट जो है वो चेंज कर दें, स्टेट गैस की, और उस स्टेट पे हमारे पास प्रेशर जो है वो पी बी है और वॉल्यूम जो है ये वी बी है। ठीक है। तो इस केस में हम देखते हैं कि इनिशियल फाइनल जो हमारे पास जो स्टेट्स आ रही हैं सिस्टम की, वो आ रही हैं पी बी वी बी, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है सपोज के वो टी बी हो चुका है। ठीक है। तो अब अगर हम इंटरनल एनर्जी में चेंज कैलकुलेट करना चाहें
तो फिर जो है वो हमें पाथ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल जो है वो चेक करना पड़ेंगी स्टेट्स, ठीक है। तो पाथ जो है वो गैस कोई भी फॉलो करे, चाहे C1 फॉलो करे चाहे C2 फॉलो करे, ये पाथ डिपेंडेंसी नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करेगी। तो फिर ऐसी क्वांटिटी जो पाथ फॉलो यानी कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करे, उसको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी जो है ये एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। तो स्टूडेंट्स ये है इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम।